डायहाइब्रिड क्रॉस से जो लॉ निकलेगा उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ते पढ़ते हमें मालूम लगा कि जब दो या ज्यादा करेक्टर को पढ़ा जाता है तो उनके फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर गैमीट में एंटर करते हैं। यानी सीड शेप को नहीं मतलब कि सीड का कलर क्या आएगा, सीड कलर को नहीं मतलब कि कौन सा सीड शेप आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई से अलग हो गया था, स्मॉल आर स्मॉल वाई से अलग हो गया था। और मेंडल ने इस तरीके से जो रिजल्ट निकाले हैं उनके अंदर F2 जनरेशन में पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों मिले थे। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल ही अलग चीज आई है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग पढ़ते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग पढ़ते थे कि F1 प्रोजीनी कैसी रहती है, 100% पेरेंटल, कि ये 100% पेरेंटल रहती है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। डायहाइब्रिड क्रॉस में भी F1 प्रोजीनी कैसी है, पूरी तरीके से पेरेंटल है, राइट। लेकिन F2 प्रोजीनी की जब मैं बात करता हूं तो F1 में तो 100% पेरेंटल लाइक बोथ पेरेंट्स होती है, ऐसा ना, लाइक बोथ पेरेंट्स। ऊपर सिर्फ एक पेरेंट था, यहां पे दोनों पेरेंट। और यहां डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल भी है और नॉन पेरेंटल भी है। पेरेंटल कितने थे, 10/16, यानी कितना परसेंट था, 62.5%। ठीक है, या जिससे हमने लिखा था 10/16। और बाकी 6/16 मतलब 37.5 क्या आए थे, नॉन पेरेंटल। तो यहां डिफरेंस तो है ही। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना बेसिस किसके लिए, इट इज द बेसिस ऑफ एक फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। ठीक है, जबकि ये बेसिस बनाए किसके लिए, थर्ड लॉ के लिए। डन, ये है बातें। अब आगे जब हम इसे स्पेसिफिकली बताते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या करेक्टर है, किन चीजों को पढ़ना है। टेस्ट क्रॉस हमने पिछली क्लास में कर लिया है, रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो भी वैसे ही रिजल्ट आना है जैसे मोनोहाइब्रिड के लिए लिखा था। कोई भी करेक्टर मेल और फीमेल से लिंक्ड नहीं होता। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है आज के टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट 100% फॉलो होता है या नहीं। ठीक है, और नंबर दूसरा कि अगर वो फॉलो नहीं होता तो उसे कैंसल आउट कौन कर रहा है, क्या डेविएशन है। क्लियर, हम पढ़ने वाले हैं रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मेंडल, मेंडल के फेलियर के रीजन और उससे आगे की बातें। ठीक है, तो अब हमें जब ऐसे सारे करेक्टर पढ़ने हैं, हमने ये क्वेश्चन किया होगा, एक क्वेश्चन जिसके अंदर एक करेक्टर जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा और दूसरा डोमिनेंट। करे, अरे करे थे यार, किए थे ना, ये PYQ। ये वाला भी क्या होगा, 3/16 आंसर है शायद से इसका, वही है नहीं है, ये मैच द कॉलम। ये हमें पढ़ना है रीजन फॉर मेंडल्स फेलियर, कि मेंडल क्यों अपनी बातों को कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बात देखो कि मेंडल जिस समय अपनी सारी डिस्क्रिप्शन बता रहा था उस समय किसी को भी मियोसिस और बाकी चीजों का आइडिया नहीं है, यानी ना फर्टिलाइजेशन का पता ना कुछ। इतना पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन आती है, कैसे आती है ये किसी को मालूम था नहीं। तो मेंडल के टाइम के बायोलॉजिस्ट ये फैक्टर जैसी चीजों के एग्जिस्ट होने के लिए सहमत नहीं थे, मतलब वो इस कंसेप्ट को नहीं मानते थे। और
अगर इसी चीज को आगे बढ़ूं तो उनका कहना था कि फैक्टर है तो दिखाओ, मतलब देर इज नो फिजिकल एविडेंस फॉर द फैक्टर। माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी तरीके से फैक्टर का होना साबित नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं है। क्लियर? वन बाय वन जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं या जो भी सारे रीजन है जिसके कारण मेंडल का काम कह सकते हो कि नहीं माना जा रहा या मेंडल के फेलियर का कारण माना जा रहा है, उसमें पहला जिसे मैं मेंशन करता हूं वो आता है सबसे पहले लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस फॉर फैक्टर। ठीक है, यूनिट फैक्टर लिखो, ज्यादा अच्छा वर्ड है, फॉर यूनिट फैक्टर। मतलब बायोलॉजिस्ट डिडंट एक्सेप्टेड मेंडल्स व्यू फॉर फैक्टर्स फॉर अ करेक्टर। मेंडल से बड़े बड़े लोग कह चुके थे कि करेक्टर पास होता है, मेंडल भाई कहते करेक्टर नहीं पास होता, क्या फैक्टर पास होता है। तो लोग क्यों मानते उसकी बात? दूसरा, उन्होंने भी बायो इसीलिए ली थी क्योंकि उन्हें मैथ नहीं आती थी या मैथ अच्छी नहीं लगती थी, और मेंडल ने मैथ यूज कर ली। यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। wasn't popular among biologists of his time। बायोलॉजिस्ट को ये चीजें भी पसंद नहीं थी। उसके समय के बायोलॉजिस्ट मैथमेटिकल टूल में विश्वास नहीं करते, और ये सारी चीजों को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है। कौन मानेगा कि ये सही है या गलत? रिसर्च की माना, मेथड फॉलो नहीं किया मान लिया, लेकिन भाई कम से कम अपना मेथड करने के बाद अपने नए रिजल्ट जो गलत आए उन्हें थोड़ा ना पब्लिश करना चाहिए। ये ढोल पीट रहे हैं कि हमारा काम क्या है, गलत, क्योंकि ये हॉकवीट पर कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है, आप ये कहते हो कि दैट कम्युनिकेशन वॉजंट इजी, उस समय कम्युनिकेशन उतना आसान, व्हाट्सएप चलता नहीं था। ठीक है, तो जानकारी लोगों को कैसे भेजे? यानी मेंडल ने जो अपना काम पब्लिश करवाया वो एक जर्मन पेपर में पब्लिश होता है। ठीक है, जर्मन जर्नल में पब्लिश होता है, जर्मनी की लैंग्वेज जर्मन में ही पब्लिश होता है। तो उतने लोग उसे पढ़ सकते हैं जिन्हें जर्मन पढ़नी आती है। जो लोग उसके बाहर हैं वो लोग उसे नहीं पढ़ते, और जर्मन उसे इसी बात पे नकार चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं कि भाई साहब तुमने लिया मैथ, हम नहीं मानते, तुम बोलते हो फैक्टर, हमें नहीं दिखता। तो आगे की बात तो बात की। ठीक है, 1000 पढ़ सकते थे अगर इंग्लिश होता, तुमने उसका दायरा सीमित करके 100 कर दिया। 100 में भी ढेरों लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी दूसरी कमियां पहले गिना चुके हैं, जर्मन में पढ़ेंगे तो तब ना जो उस मेथड को वो मान ले, उस तरीके को वो एक्सेप्ट कर ले। वो उस तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जर्मन वाला भी नहीं पढ़ेगा। कम्युनिकेशन वॉजंट इजी। इवन ही पब्लिश्ड his work in a local journal in German language।
पब्लिश्ड, इल फेटेड मतलब फेलियर, रिजल्ट्स ऑन हॉकवीड। अब जो भरोसा कर भी सकता था उससे भी नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि मेंडल को एक्सेप्ट करना क्या है, मुश्किल, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे। डन। अब मेंडल के एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की बात बाद में, हम तो वैसे भी उसे एक्सेप्ट कर चुके, पूरा काम उसका पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात यह आती है कि यहां पर आगे की चीजों को थोड़ा सा ना क्लैरिटी से पढ़ते हैं। बात के साइंटिस्टों ने जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई 1898 में, और मियोसिस की डिस्कवरी हुई 1902 में, फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी हुई 1894 में, तो मेंडल के किए हुए काम को पब्लिश किया था दोबारा से 1901 में ह्यूगो डी विरीज ने, ठीक है। मेंडल का वर्क दोबारा से पब्लिश हो गया है और बड़े फेमस जर्नल में पब्लिश हुआ है, और डी विरीज करवा रहे हैं, इसलिए लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ लिया। पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने जब मियोसिस के बारे में आया तो उसे भी पढ़ा, और कहा कि अरे मियोसिस में जो क्रोमोसोम कर रहा है, ऐसे ही मेंडल के फैक्टर भी क्या करते हैं, यानी देयर इज अ रिजेम्बलेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड द फैक्टर्स टोल्ड बाय मेंडल। कि क्या क्रोमोसोम और फैक्टर एक ही बात है, सवाल आ गया दिमाग में, ठीक है। क्या मेंडल जिसे फैक्टर कह रहा है और जिसे हम क्रोमोसोम मानते हैं, दोनों चीजें सेम हैं या अलग? ये एक तरीके का क्वेश्चन रेज हो जाता है। कुछ और लोग आगे के सालों में डिस्कवर करके ये चीज कंफर्म कर देते हैं कि ना, फैक्टर के नंबर कैरेक्टर के नंबर को इंडिकेट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं एक कैरेक्टर के लिए फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर्ड। अगर एक पेयर पढ़ोगे तो इसका मतलब कितने कैरेक्टर पढ़ रहे हो, एक। जब आप दो कैरेक्टर पढ़ोगे तो कितने फैक्टर्स के पेयर होने चाहिए, हमारे पास दो पेयर्स होने चाहिए। आई बात समझ में? यानी किसी ने मान लो जीनोटाइप अगर लिखा A A B B, इसमें कितने फैक्टर्स हैं, चार। कितने पेयर हैं, दो। और कैरेक्टर कितने होंगे, दो। ये बता सकते हो? तो ऐसे धीरे धीरे करके लोग ये कहते हैं कि दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर अक्सर नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्या निकल रहे हैं, ज्यादा। यानी फैक्टर और क्रोमोसोम दोनों बातें क्या सेम नहीं है। नंबर दूसरा, तो क्या फैक्टर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि फैक्टर जैसा काम करते हैं वैसे ही काम कौन करता दिख रहा है, क्रोमोसोम। तो यही आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया है,
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कुछ नई बातें बता रही हैं। तो हमें ये लग रहा है कि दैट मेंडल ने जिन फैक्टर के बारे में कहा था उसमें से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के फेलियर का कारण भी हम यहीं सीख लेंगे। वो तो हमें पहले ही पता है कि डोमिनेंस फेल हो चुका है, सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे फेल होता है हमें इस बारे में भी जान लेना चाहिए। क्लियर? ओके, हमें ये चीज सीखनी होगी, राइट? तो यही पढ़ना चाहते थे। और ये जो आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में सट्टन एंड बॉवेरी ने दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, अलग अलग लोगों के कामों को आपस में मिला लिया है, समझे? मतलब वही है, कोई और कर रहा है, नाम सट्टन ऑन बावेरी का हो रहा है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ जानकारी को इकट्ठा करके एक नया फॉर्मुलेशन दे दिया जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या कहता है, किस तरीके से कहता है, वो वाली बातें अभी समझने वाले हैं। लेकिन मैं कह चुका हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होने वाला है, फेल। अभी जैसे एक बात सुनिए, मेंडल का वर्क फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है, जो मेंडल को खुद नहीं पता था उसकी डिस्कवरी काफी लेट होती है। ठीक है, मेंडल का वर्क मियोसिस के आजू बाजू में घूमता है, जो मेंडल को खुद नहीं पता था इसकी डिस्कवरी भी काफी लेट होती है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि दैट सिनगेमी जिसकी डिस्कवरी होती है 1894 में, मियोसिस जिसकी डिस्कवरी होती है 1902 में। ठीक है, एक और चीज जो बीच में डिस्कवर की गई है उसको भी मैं ऐड कर देता हूं, और उसका नाम है क्रोमोसोम। इसकी डिस्कवरी होती है 1898 में, और मेंडल डाइड इन 1884। ठीक है, क्लियर? मेंडल की डेथ 1884 में हो गई है। ये सारी चीजें उसके बात की हैं। तो अब मेरे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि क्या मेंडल के फैक्टर और क्रोमोसोम सेम बातें हैं या अलग अलग? ठीक है, क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर्स, और एक मिनट, ऐसे नहीं, आप लिखिए यूनिट फैक्टर्स और क्रोमोसोम, क्या ये सेम है? ठीक है, सवाल है ये। ठीक है, क्योंकि डाउट क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर अक्सर क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बहुत ज्यादा, और कैरेक्टर के नंबर ही क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स को इंडिकेट करते हैं, राइट? और मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर मैंने क्या देखा है, ऑफन ग्रेटर देन, ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। ये क्रोमोसोम से काफी ज्यादा होते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, क्या तुम्हें आई? कि फैक्टर और क्रोमोसोम सेम बातें नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल इस तरीके से लिखते हैं जो हमारे काम का हो सकता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल इन गार्डन पी, कितने बोलो? 7, 7 है। ठीक है, और यहां बात आ रही है इसके ऊपर कि दैट ऑन हाउ मेनी क्रोमोसोम आर द फैक्टर्स या जीन्स लोकेटेड, नंबर ऑफ
chromosomes where these factors are present. ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जहां पर ये फैक्टर प्रेजेंट होते भी हैं। अगर कोई इस तरीके की बात कहे, उधर देख, रिमोट दिख रहा है क्या? है? फर्स्ट पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सेवंथ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने निकले? ओनली 4। टोटल क्रोमोसोम कितने निकलेंगे? यहां 7 कैरेक्टर्स और यहां पे क्रोमोसोम के नंबर कितने आ रहे हैं? 4। जैसे फोर्थ पर स्टेम की हाइट होती है, पॉड का शेप होता है, सेवंथ पे सीड का शेप होता है, फर्स्ट पे सीड का कलर होता है। 1 2 3 4 उनको कौन से लिखाए हैं? 1 4 5 7 नहीं है। फ्लावर कलर भी यहीं आएगा। एक रह गया, वहीं से एक रह रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 कौन रह गया? हाँ तो ठीक है। फ्लावर पोजीशन देख, फर्स्ट पे 1, फोर्थ पे 3, 5 पे 1, 7 पे 1। क्लियर? यहां सामने दिखाई दे रहे हैं कि क्रोमोसोम केवल 4 है लेकिन करेक्टर कितने हैं? 7। यानी ऊपर जो बात लिखी है ये, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑफन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये इस बात को जस्टिफाई करने के लिए काफी है कि फैक्टर और क्रोमोसोम दोनों बातें सेम नहीं होती। इंस्टेड फैक्टर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते होंगे और ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा फैक्टर एक क्रोमोसोम पे। कोई पूछे ये नंबर याद रखने हैं? नहीं रखने, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है, इसे याद नहीं रखना है। आई बात समझ में? ये सिर्फ एक तरीका है कनेक्ट करने का कि नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ठीक है? तो लोग ये कहते हैं कि अगर इसका मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, यानी फैक्टर एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, तो यानी क्या चीजें देखी जा सकती है, क्या नहीं देखी जा सकती, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, खास बात देख,
सेवेंथ और फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो कैरेक्टर लिए गए हैं, एक क्या है सीड कलर और दूसरा क्या है सीड शेप। ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, अलग अलग, याद रखेंगे, दिमाग में रखना। अब लाइन सुनिए, जहां पर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से अलग हो जाते हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए। यानी जब आप एक से ज्यादा करेक्टर को पढ़ोगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है वो दोनों करेक्टर सेम क्रोमोसोम पे हो या फिर अलग अलग पे हो। आई बात समझ में, क्लियर? जब आप एक से ज्यादा करेक्टर पढ़ोगे तो हो सकता है कि वो सेम क्रोमोसोम पे होते हो या अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हो। अब इधर देखिएगा, मैंने लिखा इधर पेरेंट, मैंने लिखा F1 इंडिविजुअल, गैमीट छोड़ो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी बी एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। चल अच्छा ठीक है, लिख देते हैं क्या, गैमीट। इससे कौन सा गैमीट बनेगा, कैपिटल ए और, हाँ, एक ही टाइप का बनेगा ना, ठीक है, चारों चार एक ही टाइप के। यहां से बनने वाला गैमीट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही। यहां बनी F1 जनरेशन, मिला दो दोनों को, क्या हो गए, हाँ बिल्कुल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यही, ठीक है। अब मैंने कहा हो सकता है ये ए और बी एक ही जैसे क्रोमोसोम पे हो या फिर कैसे हो, अलग पे। बात समझ में आ रही है? यानी इनको लिखने का तरीका क्या हो सकता है। दो तरीके हैं, क्लियर? कैसे, जब क्रोमोसोम मैंने बनाए तो मुझे ना दो तरीके बताए गए। तरीका एक, फर्स्ट तरीका, ओ माय गॉड, ये पहला क्रोमोसोम और ये उसका होमोलोग, तो कलर बदल देते हैं। ये एक सेट और बताने के लिए बता रहे हैं, लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है वो देखिए। ये जो बनाए वो क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। यहां जो बना है वो मैं क्या लिख रहा हूं, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां पे एक पेयर क्रोमोसोम है, राइट। और वो एक पेयर कैसे दिखा रहे हैं कि यहां पर ये सेंट्रोमियर, यहां थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन, और यहां मेंशन कर रहे हैं टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर ऐसा कोई लिखे तो मैं ये बात बताता हूं कि दैट केस नंबर वन, पहला जो हो सकता है वो कुछ इस तरीके से होगा, पहला जो हो सकता है वो ऐसा कुछ लिखा है,
ये ए, ये बी, कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। यहाँ क्रोमोसोम के नंबर कम है, कैरेक्टर के नंबर ज्यादा थे, तो इसका मतलब ये संभावना है। यहां पे क्रोमोसोम के नंबर और कैरेक्टर के नंबर कैसे सिमिलर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ओहो सॉरी, और यहां पे लिख दिया कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो टू पेयर ऑफ जीन्स, यहां पर लिखने का तरीका, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ टू पेयर्स ऑफ जीन्स। यहां पे जीन्स के दो पेयर हैं, एक पेयर क्रोमोसोम पे, और यहां पे टू पेयर है विथ टू पेयर ऑफ जीन्स। दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ये दिखाने के लिए कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर पढ़ोगे तो हाउ आर दे प्रेजेंट, वो किस तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी, इधर भी और उधर भी। अब जब यहां के लिए कोई बात करता है कि ये ए और बी है, तो ये पॉसिबल है दैट ए एंड बी आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जब कैपिटल ए कैपिटल बी लिखे तो सामने होमोलोगस पे छोटा ए और छोटा बी होंगे ऑन सेम क्रोमोसोम। तो इनको लिखने का तरीका देख, कैपिटल ए बी स्लैश छोटा ए छोटा बी, लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। कहते जब वो सेम क्रोमोसोम पे हैं तो ये चांस है कि दैट दे में इनहेरिट, हो सकता है कि वो पास भी कैसे हो जाए, इनहेरिट का मतलब होता है पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, में इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में ही रहें, वो साथ में ही रहें। बोलो इससे बनने वाले गैमीट के टाइप कितने हो सकते हैं? अबे जीनोटाइप देख कितने हो सकते हैं, 4, ठीक है। इससे बनने वाले गैमीट के टाइप कितने हो सकते हैं, 4। तो हम लोग कहते हैं मे इनहेरिट टुगेदर। सो यहां पे देखिएगा ये पॉसिबल है कि हम क्या ऑब्जर्व करें कि कैपिटल ए कैपिटल बी कॉमा स्मॉल ए स्मॉल बी, और इधर लिखा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी या फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, ऐसे बने 4। अब जब ये 4 बने तो इसमें क्या मिलेगा, वो ये कहते हैं कि दैट यहां पर हमें एक डिफरेंस मिला है, हम एक अलग अप्रोच देख रहे हैं कि यहां पर ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी वाले गैमीट कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी वाले से कैसे होते हैं, ज्यादा। रीजन नहीं मालूम, लोग ढूंढना चाह रहे और कह रहे हैं ये तो वैसे ही गैमीट है जैसे किसने बनाए थे, पेरेंट ने। इनको क्या लिखेंगे, इनको लोग लिखते हैं पेरेंटल। ऐसे गैमीट पेरेंट ने नहीं बनाए, देख लो, इनको क्या लिखते हैं, नॉन पेरेंटल। कौन ज्यादा आया, पेरेंटल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेरेंटल ज्यादा क्यों आए। हमने तो अभी तक यही पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा हेटेरोजाइगस है तो वो 4 टाइप के गैमीट, 4 गैमीट यानी हर गैमीट कितना 1/4 बनाता है, सबके सब 25% बनते हैं। लेकिन यहां पर कैसा हुआ, अलग, यहां पे सबके सब एक बराबर प्रोपोर्शन में नहीं बने हैं, और जब एक बराबर प्रोपोर्शन में नहीं बनेंगे तो सवाल खड़ा हो जाता है कि इसका कारण क्या है। अभी हमारे पास उसका आंसर नहीं है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहां पे कहते हैं कि दैट यहां पर क्या गैमीट बनेंगे, द गैमीट्स फॉर्म्ड, यहां जो गैमीट बनेंगे बाय जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हम लोग कहेंगे कि कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, एक मिनट, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, सबके सब कितने बनेंगे, इक्वल 1/4, ऑल आर इक्वल। यहां पर भी बात है, यहां पर ये भी कैसे हैं, नॉन पेरेंटल, अंडरस्टूड। यहां पे ये कैसे हैं, नॉन पेरेंटल, और इधर ये कैसे हैं, पेरेंटल। ये बात मेरे को समझ में आ रही है। बट व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज
that parental and non-parental are in इक्वल प्रपोर्शन, और ऊपर यहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग कि पेरेंटल आर मोर देन नॉन पेरेंटल। तो यानी जब जीन साथ रहते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि साथ रहेंगे, इसलिए ज्यादा कौन आ रहा है, पेरेंटल, शायद, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहां पर हम लोग कहते हैं वो साथ में नहीं है, जरूरी नहीं है कि साथ रहेंगे। यानी इनमें से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन शो करता है, जब अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। ये वाले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। क्लियर? यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम या डिफरेंट क्रोमोसोम, दोज विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल नहीं है। यहां पर चार टाइप के गैमीट इक्वल प्रोपोर्शन में बनने का कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका कारण क्या है बाद में, उधर उसके कारण मुझे क्लियर है। मुझे मॉर्गन ने, सॉरी, मुझे मेंडल ने, कौन मॉर्गन, कहां से मॉर्गन, कैसे नाम पे आ गया, नहीं, कहा कि ये वाले रीजन मुझे किसने बता दिए हैं, मुझे ये रीजन मेंडल ने ऑलरेडी बता दिए हैं। यहां चार टाइप के गैमीट आने का कारण है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओ माय गॉड,
डन। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि ये चीजें कहां से निकल कर आई हैं, मतलब ये किसने बताया कि इस तरीके की चीजें होती हैं, ये ऊपर डॉट कहां से आया है। विल कंटिन्यू द सेम थिंग। यहां पे नीचे क्वेश्चन छोड़ना है कि ये ज्यादा क्यों है, और यहां नीचे लिखना है कि ये बराबर क्यों है, ताकि हम इस लीड को आगे बढ़ा सकें, ये समझ सकें कि आगे के टॉपिक से हम कैसे लिंक करते हैं। ठीक है। अब इसको देख के क्या लगता है कि देख, क्रोमोसोम भी पेयर्ड है और फैक्टर भी पेयर्ड। क्लियर। क्रोमोसोम पेयर्ड, फैक्टर भी पेयर्ड। ये बात किसने कही है? सट्टन एंड बावेरी ने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जब क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं फैक्टर पेयर्ड होते हैं, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो फैक्टर्स को भी अलग होना चाहिए। समझे? पता नहीं होंगे या नहीं। ठीक है। शक है। हुआ यहां तक? तो आगे कंटिन्यूएशन में जाते हुए हम जो समझ रहे हैं वो सवाल है, जवाब नहीं है। ठीक है। हमें जानना है रीजन फॉर पेरेंटल ज्यादा देन, हाँ, नॉन पेरेंटल। इसका रीजन हमें क्लियर नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो दोनों सेम पर होते होंगे इसीलिए ऐसा है। अरे तो एक्सप्लेन करो भाई, सेम पर है इसलिए है ना, ये सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तो हमें बाद में बनाना पड़ा ना कि वो सेम पर प्रेजेंट है इसलिए पेरेंटल कैसे ज्यादा, ये तो हमने बनाया है। और यहां कहते हैं रीजन फॉर डिफरेंट गेमीट्स इन इक्वल प्रपोर्शन, चाहे वो कोई भी हो, उसका कारण क्या होगा अभी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऑटोमेटिकली जो यहां इंफेरेंस है वो यहां पर क्यूरियोसिटी है। ध्यान से सुन, इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते। क्लियर। क्या लिखेंगे इधर की तरफ? मेंशन करते हैं कि दैट यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ क्या? फिर क्या यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ? ठीक है, इसको पूरा कर दो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स present on different chromosomes। राइट, फॉर जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम के लिए ये कैसा लगता है? सही। सही है। लगता क्या है? मीनिंग समझ रहे हैं ना? इस लाइन का दूसरा मीनिंग सरल शब्दों में खुद अपने लिए नीचे लिख लो। अगर इसको समझना मुश्किल है, इससे नहीं बचा पा रहे हैं, तो नीचे लिख दो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सब जगह नहीं लगता। कहां बेस्ट लगता है? वो जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। समझ गए?
मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी। ठीक है, फेल हो गए। मेंडल के लॉज जो यूनिवर्सल नहीं है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस। टू, टू नहीं, थ्री, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सोचोगे ना जब मैं सीधे एक के बाद तीन लिखूंगा तो। दूसरा वाला कैसा है? यूनिवर्सल। लॉ फर्स्ट एंड लॉ थर्ड। मुझे इसका आंसर ढूंढना है। चलो पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं कि वो कहाँ इंस्पायर हो रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। सुनो, पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल था, थ्योरी भी इतनी इजी थी और आसान थी कि वो ऐसे लिखते हैं कि दैट क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर फैक्टर होते हो तो इतना ही लिखना है, क्रोमोसोम अकर इन पेयर सो डू द फैक्टर्स। क्लियर? फिर से, क्रोमोसोम गेट अनपेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स सो डू द फैक्टर्स। नेक्स्ट, chromosomes segregate at the time of gamete formation so do the factors. अगला, chromosomes assort independently during gamete formation so do the independent factors या independent genes। सारी जीन नहीं, कौन सी जीन? इंडिपेंडेंट। क्लियर? सारी जीन नहीं, कौन सी जीन बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट जीन। अब ये इंडिपेंडेंट जीन का मतलब जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स है। Based on knowledge about chromosome behavior during meiosis and Mendel's work also as parallelism to Mendelism। ये ज्ञान किसने मिलाया आपस में? सटन एंड बवेरी ने। 1902।
वाह, पर कहां जा रहा है? राइट, डन। सुनो, पढ़ भी ले। मैंने तो तुम्हें 3 लाइनें बोली, उन तीनों को, कौन सी तीन? फैक्टर्स अकर इन पेयर या क्रोमोसोम अकर इन पेयर, सो डू द फैक्टर। क्योंकि मैं क्या मान रहा हूं, फैक्टर किस पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि फैक्टर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो मैंने कहा क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, सो डू द फैक्टर्स। तो क्रोमोसोम बिकम अनपेयर्ड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सो डू द फैक्टर्स। क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है यानी अलग होते हैं एनाफेज 1 के समय। लिखा था डिसजंक्शन, पलटना मियोसिस 1, और वहां देख लेना एनाफेज 1 में ये चीज मेंशन है। तो जब क्रोमोसोम अलग होंगे तो उनके ऊपर प्रेजेंट फैक्टर भी क्या हो जाएंगे? अलग। इसलिए गैमीट में दो फैक्टर में से एक फैक्टर, दो क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम आएगा। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे नहीं आते। और अगली बात कहते हैं कि दैट फैक्टर्स इंडिपेंडेंट, सॉरी, क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि फैक्टर के नंबर क्रोमोसोम से ज्यादा हैं, क्योंकि फैक्टर्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि फैक्टर हर बार इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना करे। ठीक है, उसको एक लाइन में लिखा है। कितनी लाइन में? एक। इतनी सारी बातों को एनसीईआरटी वाले एक लाइन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर्ग्यूड। क्या मतलब है इसका? आर्ग्यूड वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस डिसएग्रीमेंट। मानता हूं, नहीं भी मानता हूं। समझे? मतलब पूरी तरीके से नहीं भी नहीं किया। हाँ, तो तुमने हाँ भी नहीं कहा। आई बात समझ में? ठीक है। नॉट कंप्लीटली एग्री, नॉट कंप्लीटली डिसएग्री। वर्ड क्या लिख रहे हैं? आर्ग्यू। तो आर्ग्यूड हु? सटन एंड बवेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड separation of chromosomes lead to segregation। यहां पे segregation का मतलब है separation of factors present on them। ठीक है, आर्ग्यू समझ रहे हो? किस बात पे आर्ग्यूमेंट है? ये सेग्रीगेशन कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला नहीं, सेपरेशन वर्ड लिखा है। कौन सा वर्ड लिखा है? सेपरेशन। तो ये तो असॉर्टमेंट भी हो सकता, मैंने तुम्हें बताया था सेग्रीगेट करना और असॉर्ट करना दोनों बातें क्या होती हैं? अलग करना तो होती है, लेकिन एक दूसरे से अलग करना सेग्रीगेशन। अलग करना, किसी और के अलग के साथ रख देना, क्या होता है? असॉर्टमेंट। अरे मिठाई लेने गए, 5 टाइप की लाइनें लगी हैं उसमें, लाल हरी नीली पीली टाइप्स की। अरे बर्फी रखी है, लड्डू रखे हैं, एक ड्राई फ्रूट वाली मिठाई रखी है। क्या कहोगे उसको? असॉर्टेड। समझ गए? अलग अलग लेकिन साथ में। बात समझ में आई? और जब उनमें से आप क्या करो, एक बर्फी को दूसरी बर्फी से अलग कर दो, वो क्या होगा? सेग्रीगेशन। बर्फी को लड्डू के साथ रख दो, असॉर्टमेंट। हम बोलेंगे भैया दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, आप बताओ क्या रखना है, उसको तो बेचना है ना। नमकीन की दुकान में जाओ, ठीक है, तो सारे नमकीन का रेट लगभग कैसा होगा?
सेम। मतलब कई बार तो हैरत होती है कि वो जो मक्के पोहे वाला एक नमकीन आता है, उसका रेट मूंगफली वाले पोहे की नमकीन के साथ बराबर कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। क्यों? भैया एक सामान आ रहा है करीबन 120 140 रुपए किलो, और भाई उसी रेट में मक्के वाला पोहा भी बेच रहे हैं, मजे लगा रहे हैं मतलब। क्यों? आदमी बोलेगा मिक्सचर बना दो, कितना कितना कर दूं भैया, ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम। उसने उठाए सबको 200 ग्राम मिला दिया। पनीर देखा? पनीर है ना, पनीर ऐसी चीज है जिसके साथ में मटर का भी भाव बढ़ जाता है। बस सारी की सारी बात देख, दो चीजें वर्क करती हैं। एक होती है आपकी खुद की नीयत, और दूसरी होती है आपकी संगत, यानी आपका कंपेनियन। ठीक है, एक आपका कैरेक्टर और दूसरा कौन? कंपेनियन। इनमें से ज्यादा बड़ा इंपैक्ट किसका? कंपेनियन का। समझे? इसमें ज्यादा बड़ा इंपैक्ट किसका होता है? कंपेनियन का। मुझे चोरी करनी है लेकिन बिल्डिंग ऊंची है, साथ ही होता तो ठीक था। मेरी करेक्टर या मेरी नियत जो है जवाब दे गई, क्योंकि बिल्डिंग ऊंची है। उत्ते में कौन मिल गया? पार्टनर इन क्राइम, कंपेनियन मिल गया। कल्ली सेन मारी, हो गई चोरी। ना साथी मिलता, ना घटना घटती। आई बात समझ में? अच्छा, उल्टे सीधे कामों के लिए हमेशा साथी चाहिए, सीधे तरीके के काम के लिए नहीं। पैसा खर्च करने के लिए दोस्त हमेशा साथ में, मिलके जमा करेंगे। हमने दो लोगों को बोला, मैंने कहा यार पार्टनर बन जाते हैं और अपन मिलके ये काम कर लेते हैं। बर्थडे की पार्टी आगे पीछे आती है, तो हमने बोला चलो बर्थडे की पार्टी देनी है। हाँ बोला हाँ, इसमें हम तैयार है। क्यों? क्योंकि उधर पैसा एक बार में खर्च हो जाएगा ना, और उनके पैसे बच जाएंगे। नहीं तो दोस्त अगर सेम होंगे तो क्या होगा? हर आदमी का खर्चा ज्यादा। और यहां जब मैं बोल रहा हूं कि यार चल मिलके कुछ काम कर लेते हैं, पैसा बचाते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, नहीं। आग लगाने के लिए साथ तैयार खड़े हैं, आग बुझाने के लिए नहीं। ठीक है, यही सत्य है, समझो। ठीक है ना? तुम पढ़ रहे होगे, वो कहते हैं ना, वो जितने एग्जाम्पल हैं सबके सब ऑलरेडी नेचर में दिए हुए हैं। ठीक है, कि एक ऋषि मुनि बैठ के तपस्या कर रहे हैं और तेज बारिश आ रही है, तेज आंधी आ रही है, मतलब प्रकृति भी चाहती है कि तुम ना करो, तुम्हारी बड़ी इच्छा है कि कोचिंग आना है, लेकिन ठंडी ऐसी पड़ रही है कि तुम अपना साथी रजाई को बना के बैठे हो, तो क्या करेंगे बताओ? नियत पक्की है लेकिन साथी कौन है? रजाई। दिक्कत ये है। तो कंपेनियन आपने चूज किया है ना, दिक्कत तो ये है, कंपेनियन बदल लोगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सेपरेशन। तो कंपेनियन कौन है यहाँ पे? तो मैंने कहा जैसे मटर को मटर से अलग करेंगे तो वो सेग्रीगेशन है, और मटर को पनीर के साथ कर दोगे तो क्या कहलाएगी? असॉर्टेड। राइट? तो यहां पे जो वर्ड चल रहा है ना, मैं किस बात पे राजी नहीं हूं कि वो जो जीन्स या फैक्टर होते हैं उनके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वो अलग होंगे, इस बारे में मुझे क्या है? डाउट। इसलिए क्या लिखा है? आर्ग्यूड। किताब की लाइन पढ़ के देखते हैं, देख तेरी एनसीईआरटी में लिखा है ना कि नहीं लिखा है? अच्छा लिखा है। हाँ, उसने लाइन में ढूंढ ली। आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, चलो हम वैसी लाइन कर लेंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लेड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड, कि उनके ऊपर जो फैक्टर हैं वो भी क्या हो जाने चाहिए? अलग। मैं लिखता हूं सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हम ऐसे लिख लेते पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर मैं ये लाइन लिख देता हूं तो मतलब सबसे पहले बात ये आ जाती है कि कौन से सेपरेशन की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना कौन से की? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा है। समझे? ये किसकी बात करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अब बात ध्यान से सुनना, जो मैं लिखूंगा वो एक टेबल है, उस टेबल का मीनिंग समझिए। ठीक है? मेंडल के फैक्टर को आज क्या कहा जाता है? जीन्स।
ठीक है, मेंडल ने वेरिएबल फॉर्म ऑफ फैक्टर के लिए अलग नाम नहीं दिया, लेकिन हम जीन के वेरिएबल फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलील्स। ठीक है, हम वेरिएबल फॉर्म ऑफ जीन को एलील्स बोलते हैं, लेकिन मेंडल उनको भी क्या बोलता है? फैक्टर। हम फैक्टर की जगह क्या यूज करते हैं? जीन। फैक्टर की जगह जीन। ये सेपरेशन किससे रिलेटेड है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। कहीं कंफ्यूजन हो, बार बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ये उसी से रिलेटेड बात, ध्यान से सुनिए। क्या लिखा मैंने? एक तरफ लिखा यूनिट फैक्टर, अभी क्या कहते हैं? अभी क्या कहेंगे? जीन्स। नाउ एज जीन्स। और इधर बात हो रही है क्रोमोसोम्स की। बात ऐसी अकर इन पेयर्स। क्या पेयर में प्रेजेंट हैं? हाँ, जीन्स भी और क्रोमोसोम्स भी। ठीक है, दे आर अकरिंग इन पेयर्स, दोनों के लिए सेम बात। नंबर 2, अनपेयर्ड इन गैमीट्स। क्या गैमीट में ये अनपेयर्ड हो गए? तो हम कहते हैं यस, दोनों ही गैमीट में क्या हो गए? अनपेयर्ड। थर्ड, अनपेयर्ड होंगे तो इसका मतलब है वो क्या शो कर रहे हैं? सेग्रीगेशन। एक टाइप के दो की जगह सिर्फ एक। सेग्रीगेशन के लिए दूसरा वर्ड क्या बोलोगे? मैंने कहा ना, एनाफेज 1 वाला डिसजंक्शन। ठीक है, सेग्रीगेशन के लिए एनाफेज 1 वाला डिसजंक्शन एट एनाफेज 1। फोटो देख, वहां शायद एक से ज्यादा तरीके से कुछ बताया होगा। क्लियर? क्या सेग्रीगेशन होता है? अरे सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल है भाई, हर जीन ऐसा करेगी, होगा ही। क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट कर रहे हैं। फोर्थ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लोग इसे भी सेपरेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम इसे हमेशा दिखाएगा। कौन नहीं दिखा पा रहा हमेशा? जीन्स। कौन सी जीन्स दिखा पाएंगी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय द जीन्स, बाय द इंडिपेंडेंट जीन्स। मतलब कौन सी जीन्स हुई है? प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की जीन है वो अलग हो पाएंगी, हर जीन अलग होगी ना। समझे आर्ग्यूमेंट का मतलब? आर्ग्यूमेंट का मतलब कि जब कहां है रे पीछा, कि जब क्रोमोसोम अलग हो रहे थे तब फैक्टर प्रेजेंट ऑन देम अलग होंगे, इसके ऊपर वो क्या करते हैं? आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, समझ गए? जिरह करते हैं। कोर्ट वाली लैंग्वेज, पिक्चर का डायलॉग। ठीक है, अब आपकी बारी। ये कहते हैं हम नहीं मानते, क्योंकि
ऐसा हो सकता है कि सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है जो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना करे। सॉरी। हाँ, हो गए। तो इसका मतलब अब मैं लिख देता हूं यहां पे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट जो था, वो स्टेटमेंट था कि फैक्टर्स फॉर टू और मोर कैरेक्टर्स, फैक्टर्स फॉर टू और मोर कैरेक्टर्स enter the gametes independently, independent and without interfering each other. ओके, ये लाइन थी जिस लाइन से हम एग्री नहीं करते। हमने अभी क्या पढ़ा? क्या वो इंडिपेंडेंट जाते हैं? नहीं जाते। क्लियर? इसे थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करके टर्म दिया लिंकेज। बीच में एक और है कहानी, वो मैं नहीं बतानी, उसी में रह जाएंगे, अपने को कहीं है नहीं डिस्कशन। समझे? क्लियर बात? हम कपलिंग एंड रिपल्शन की बातें नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना। कपलिंग का मतलब क्या होता है? साथ में, साथ में है, साथ रहना चाहते हैं। अलग हैं, अलग ही रहना चाहते हैं, वो कपलिंग एंड रिपल्शन है। हम ये डिस्कस नहीं करते, ना जरूरत महसूस हो रही है, उसे पूरा उड़ा दिया गया है पूरी तरीके से। तो यहां जो बात आती है वो किसके लिए? एक इंडिपेंडेंट। क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं है। डेविएशन मतलब इसको बदलने वाला। जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम
So the genes present on the same chromosome may not assert independently, या कहिए में, या टेंड टू, टेंड मतलब कैपेसिटी, टेंडेंसी, टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, जाएंगे तो साथ, इनहेरिट टुगेदर। इनहेरिट टुगेदर के लिए ही मॉर्गन ने नाम दिया है लिंकेज, इसी को लिंकेज कहा गया है। आज के युग में यही क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है, बाय थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, मॉडर्न जेनेटिक्स। राइट, साथ जाना चाहते हैं, साथ इनहेरिट करना, इनहेरिट टुगेदर मैं लिख सकता हूं एन ब्लॉक इनहेरिटेंस। एन ब्लॉक का मतलब है एक साथ। क्लियर? वो लैटिन वाला है इसलिए अंडरलाइन करा है। कुछ चीजें होती है ना जो लैटिन में लिखते हैं, इन विट्रो, इन वीवो, एक्स सी टू, इन सी टू, कभी सुने इनमें से चारों में से कुछ सुना है? सवाल तो इस बात पे भी है कि क्या वो इंटरफियर करते हैं कि नहीं। अरे जो इंडिपेंडेंट जा नहीं रहे, हो सकता है एक दूसरे से इंटरफियर, दूसरों के काम में क्या लगाएं, टांग। ठीक है, कि जीन दो हैं, कैरेक्टर एक ही निकल के आए, इसका मतलब है ये एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। क्या समझे? मान लो कि कलर बनाने के लिए पहले सफेद कलर का डिस्प्ले क्या चाहिए, डिस्टेम्पर, उसके बाद उसमें क्या मिलाएंगे, कलर। मैं कलर ले आऊं, तुम डिस्टेम्पर ना लाओ, पुताई हो पाएगी क्या? समझे? मतलब हमारे पास बेस है ही नहीं, पिगमेंट का क्या करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम डिस्टेम्पर ले आए, सफेदी आ गई, अब लेकिन मैं कलर नहीं लाया, फिर से पुताई नहीं हो पाएगी। यानी पुताई करने के लिए दोनों का कॉपरेट करना क्या है, जरूरी। बोलो हुआ ना क्या? इंटरफियर करना। ठीक है, हम इसे कैसे लिखेंगे? इसका डेविएशन लिखा जाएगा, इसका डेविएशन लिखा जाता है एज, इसका डेविएशन हम लोग लिखते हैं एज नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। अभी तक पढ़ा था एलेलिक इंटरेक्शन, जब तक जीन कितनी थी, एक। यहां पे जीन एक से ज्यादा है। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन मतलब हम लोग पढ़ेंगे एक से ज्यादा पेयर ऑफ फैक्टर है, लेकिन करेक्टर क्या निकल के आया? मोर देन वन पेयर ऑफ फैक्टर्स interact to present one character, एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन जो है ना, अल्टीमेटली क्या करता है, इट मोडिफाइड द डायहाब्रिड क्रॉस रेशियो 9:3:3:1। इसने इन रेशियो को चेंज कर दिया है, इतना समझ लो। और इधर पढ़ेंगे दूसरा हम, लिंकेज।
मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू, सबके लिए। तो ए स्मॉल ए से अलग नहीं होगा तो कैसे करोगे? आर स्मॉल आर से अलग हुआ ना डायहाइब्रिड में। पीछे देख कैसे क्रॉस, कैसे गैमीट कैसे बनाए, देख डायहाइब्रिड के पहले सेग्रीगेशन, उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाइब्रिड के करेक्टर पढ़, गैमीट बना, अपने आप बन जाएगा। क्या क्या? एन ब्लॉक इनहेरिटेंस, एन ब्लॉक मतलब एक साथ का मीनिंग, एन ब्लॉक का मीनिंग है एक साथ। चार गैमीट देख, आर स्मॉल आर से अलग हुआ ना, क्या ये सेग्रीगेशन, वाई स्मॉल वाई से अलग हुआ सेग्रीगेशन, लेकिन आर जब वाई के साथ जाए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ हुआ ये। तो पहले हम ये नहीं, ये पढ़ते हैं, बनाना एक टेबल बस, ठीक है। एक टेबल है जिसमें रेशियो दिए, एग्जाम्पल दिए, हमें उतना ही भर याद रखना है। तरीका मैंने बता दिया एक एग्जाम्पल लेकर। अरे ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता, डॉक्टर ने जांच करी क्यों नहीं बोल पाता, तो बोला नहीं इसका बोलने का सिस्टम सारा ठीक है। बोला फिर क्यों नहीं बोल पा रहा है, बोला भाई साहब इसको सुनाई नहीं देता तो बोलेगा क्या। गूंगा बहरा नहीं, बहरा गूंगा, बहरा देयर फॉर गूंगा, ऐसा। डेफ एंड म्यूट, राइट। मतलब जो सुनेगा वही बोलेगा ना, बच्चा कैसे बोलना पहले सीख जाता है और लिखना बाद में। जो सुनता है वही बोलता है बस। अब अगर किसी ने कुछ सुना ही नहीं, बोलेगा क्या? वो सुना सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। जब सब हरियाली थी उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उसको लग रहा है अभी भी सावन है, खत्म नहीं हुआ। तो यानी आप ये कहते हो कि जब दो जीन पेयर पढ़ोगे या दो फैक्टर के पेयर पढ़ोगे लेकिन करेक्टर एक ही आ रहा होगा, इसका मतलब है दोनों में आपस में कोई इंटरफेरेंस है, एक दूसरे को कुछ कर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, कौन सा रेशियो मॉडिफाई हुआ है, 9331, ठीक है। शॉर्टेस्ट वे में इजी। नॉन एलिक इंटरेक्शन का दूसरा मीनिंग हो गया दो जीन के बीच में इंटरेक्शन, इंटरजेनिक इंटरेक्शंस, दो डिफरेंट जीन के बीच के इंटरेक्शंस है। और ये इंटरजेनिक इंटरेक्शन जब पढ़ते हैं तो मेरे पास नाम है, रेशियो है, और एग्जाम्पल है। इधर नाम लिखूंगा मैं क्या, काइंड ऑफ इंटरेक्शन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होने वाला है। यहां लिखेंगे हम क्या, फिनोटिपिक रेशियो। और यहां लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ एग्जाम्पल। आखिरी बार क्वेश्चन 2014 में आया है, 2014 में, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नहीं, तो वो समझ लो, देख लो, फिर से कभी भी आ सकता है। उन्हें क्या मतलब एनसीईआरटी में है नहीं है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। पहला करेक्टर फर्स्ट,
हमने लिखा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस बी लाइक हमसे बढ़कर कौन। दो जीन है, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। अब कहने के लिए ए और बी दोनों को अलग अलग कैरेक्टर करने चाहिए थे, जैसे पहले आर और वाई पढ़े, याद है, शेप और कलर ऑफ सीड, पहले यही चीज पढ़ रहे हैं। तो यानी हम ये बात कहते हैं कि अगर मैं ये इस तरीके के एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं तो मुझे दो कैरेक्टर पढ़ने चाहिए थे, लेकिन मैं कह रहा हूं दो जीन्स जरूर हुए। जहां लिख रहा हूं मैं ए बी, ए छोटा बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बताने का तरीका समझे। दोनों डोमिनेंट, पहला डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव, पहला रेसेसिव दूसरा डोमिनेंट, और दोनों रेसेसिव। बात समझ में आ रही है। कहां तक लिखा था पिछले में, उसी को कंटिन्यू करने की बात, कुछ अलग नहीं। क्या रेशियो लिखे थे इनके लिए, दोनों डोमिनेंट 9, पहला रेसेसिव दूसरा डोमिनेंट 3/16, पहला रेसेसिव दूसरा डोमिनेंट 3/16, दोनों रेसेसिव 1/16, यही था। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमसे बढ़कर कौन वाली बात हो गई, मतलब ए कहता है कि तू ऐसा क्या कर लेगा, तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। यानी ए और बी जब साथ आएंगे तो इफेक्ट किसका आएगा, ए का। जब बी नहीं आएगा तब भी इफेक्ट किसका आएगा, ए का। बात समझ में आ रही। जब ए और बी साथ आएंगे तो इफेक्ट किसका, ए का। जब बी नहीं आएगा तो भी इफेक्ट किसका, ए का। तो 9 और 3 को प्लस करो, क्या हो गया 12। कितना आया 12। जब ए नहीं आया तो बी ने अपना रंग दिखाया, कितना हो गया 3। जहां दोनों नहीं आए, दोनों के रंग नहीं आए, 12:3:1, रेशियो चेंज, इंटरेक्ट किए। करेक्टर दो नहीं है, करेक्टर सिर्फ कितना है, एक। क्लियर। और करेक्टर का नाम हम लोग लिखते हैं यहां पे फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश, साइंटिफिक नेम कुकुरबिटा, कुकरबिटा पेपो। और भी है, दूसरा सुन, नंबर 2 रेसेसिव एपिस्टेसिस, बट ये ना ट्रू नहीं है, ये ट्रू फिनोमिना नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ रहे। इसको ज्यादा करेक्टली लिखा जाता है एस सप्लीमेंटरी जीन्स। वो बोर्ड के पेपर में एक्स्ट्रा कॉपी ली होगी कभी तुमने, अगर उस कॉपी को तुम मेन कॉपी से न बांधो तो क्या उस सप्लीमेंट्री कॉपी की कोई वैल्यू है। लेकिन अगर उसे मेन कॉपी से बांध दो तो मेन कॉपी की वैल्यू बढ़ जाती है। आई बात समझ में। मेन कॉपी के साथ सप्लीमेंट्री नहीं बनी हुई तो भी उसका वैल्यू होता है। रेशियो ध्यान से समझो, क्या लिखा कि दोनों डोमिनेंट, मेन कॉपी सप्लीमेंट्री कॉपी, मेन कॉपी सप्लीमेंट्री नहीं, सिर्फ सप्लीमेंट्री कॉपी, मेन कॉपी नहीं। और यहां पे दोनों में से कोई कॉपी नहीं, फेल। 9:3:3:1 होते हैं, है ना। हमने कहा दोनों कॉपी साथ आएगी तो कलर मतलब नंबर कैसे हो जाएंगे, ज्यादा, राइट। तो नंबर कैसे हो जाएंगे, ज्यादा 9। जब अकेला ए होगा, जब अकेला बी होगा, तब की कंडीशन क्या। मैंने कहा ए अकेला अलग इफेक्ट देगा, बी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी ये दोनों एक बराबर बात। तुम खा के देखो, किसी दुकान पे जाके बोलो भैया चटनी पैक कर दो, मुंह देखना कैसा बनाएगा दुकान वाला। क्यों, वो फ्री का आइटम है भाई। किसके साथ आने वाला है, समोसे या कचौड़ी के साथ। कुछ समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या कही। वो कैसा आइटम है, फ्री का आइटम है। अकेला समोसा खाया जा सकता है, ये समोसा प्लस चटनी एनहांस्ड इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया।
क्लियर? ये अकेला समोसा चलेगा, अकेली चटनी ना खाने के बराबर है। समझे? ये कितने हो गए? 4। ये कितना है? 3। 9:3:4। सप्लीमेंट्री समझ गए ना? किसे कहते हैं? जो दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा दे, खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता। बस यही तो कहानी है। अब इसमें ना एक से ज्यादा एग्जाम्पल है। हम इसमें पढ़ेंगे कोट कलर इन माइस, और बढ़िया वाला एग्जाम्पल होता है, उसे कहते हैं बॉम्बे ब्लड टाइप। बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे, नाम जान लो बस। तीसरा, नंबर 3, कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स। मैंने कहा समोसा चटनी के बिना चल सकता था, और अगर तुम्हें किसी समोसे के साथ चटनी मैंडेटरी लग रही है ना, उस समोसे को खाना बंद कर दो। मतलब उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। समझे? हम क्या बात कर रहे हैं? जब एक के साथ दूसरे के बगैर रहना हो ही ना पाए, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूजे के लिए, राइट, मेड फॉर ईच अदर। अगर हुए तो इफेक्ट आएगा, नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। यानी अगर मैं लिख भी दूं कि दोनों डोमिनेंट साथ हैं एक दूजे के लिए, यहां नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर तो है ही नहीं, यानी ये सारे, ये एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। कितने हैं ये? 7। ये कितना है? रेशियो लिखिए 9:7। एग्जाम्पल वही मैंने बोला ना, डेफ एंड म्यूटिज्म, बहरे और गूंगे। गूंगे बहरे नहीं, वैसे करेक्टर है फ्लावर कलर इन लेथायरस। लेथायरस फेबेसी का ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। इसे देख, बॉम्बे फिनोटाइप के लिए मैंने कुछ उधर लिखा है कम शब्दों में, ताकि दिमाग में कुछ जाए, समझ पाए कि कैसे एक जीन दूसरे के काम में या तो टांग लगा रही है या फिर हाथ लगा रही है, जैसे भी लगे। हाथ लगाए तो कोऑपरेटिव है, टांग लगाए तो रोक रही है। क्लियर? इधर सुनो, एक सब्सटेंस एच सब्सटेंस है, जो किस में बदल जाता है? एंटीजन में, ए में, बी में। अगर किसी इंडिविजुअल के पास अलील आई ए है तो कौन सा एंटीजन बनाएंगे? ए। आई बी है तो क्या बनाएंगे? बी। छोटा आई है तो क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बनाएंगे, नहीं। ओ मतलब कुछ नहीं। क्लियर? ओ मतलब 0। लेकिन ये एच सब्सटेंस बने, उसके लिए एच जीन का काम करना जरूरी है। आई बात समझ में? क्लियर? बात समझ में आ रही है? यानी एच कैसी जीन है? सप्लीमेंट्री, अकेले बनी, और सामने से आई ए या आई बी नहीं आए तो क्या एंटीजन बनेगा? नहीं। इसलिए वो क्या है? सप्लीमेंट। एच कैसी जीन हुई? सप्लीमेंट्री हुई। बोला हम अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते, अगर हमको एंटीजन बनाना है तो हमें और अलील या दूसरे जीन चाहिए।
बात समझ में? जब कैपिटल एच बी आए और आई ए या आई बी भी आए तो क्या बन जाते हैं? एंटीजन। अब अगर मान ले यहां एच न बने, यहां पर एच नहीं है लेकिन यहां आई ए आई बी है, तो क्या एंटीजन बनेगा? नहीं बनेगा। वही क्या कहलाएगा? बॉम्बे फिनोटाइप। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कहने के लिए उसका जीनोटाइप क्या है, मान ले आई ए लेकिन कोई एंटीजन नहीं है, आई बी लेकिन कोई एंटीजन नहीं है, उससे क्या कहते हैं? बॉम्बे टाइप। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल नहीं करते, हमें उतने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल एक बढ़ाएंगे और डुप्लीकेट जीन्स या सूडो अलील्स। वैसे अलील सेम करेक्टर के लिए होती है ना, लेकिन ये जीन्स हैं जो सेम करेक्टर के लिए है। मतलब या तो तू आ जा या मैं आ जाता हूं, दोनों आएंगे तो काम एक ही करेगा, दोनों काम नहीं करेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? यानी बाप बेटे एक ही जगह अलग अलग काम करने जाते हैं। ठीक है, अब एक दिन पिताजी को काम है, सेठ से छुट्टी मांगता है। सेठ बोलता है नहीं, तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा? तो बोलता है मेरा बेटा कर देगा। दोनों साथ आते हैं तो अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग आते हैं तो काम अलग अलग करते हैं, लेकिन काम क्या है? सेम। ये देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं तो सुनना। हमने कहा ए बी साथ आते तो 9, ए स्मॉल बी होता 3, स्मॉल ए बी होता 3, और यहां कोई नहीं होता तो 1 था। तब यहां जो चीज बदल गई वो क्या है कि ए बी आए तो भी रहेगा वही, और अगर ए आए तो भी वही, स्मॉल ए बी आए तो भी वही, यानी ये सारे क्या हो गए? एक। यानी मिलके काम ज्यादा नहीं करेंगे, बोलेंगे कोई एक ही काम कर लेगा। क्या लिखेंगे रेशियो को? 15:1। ये 15:1 कहलाता है, डुप्लीकेट जीन्स का एग्जाम्पल है। केप ऑफ कैप्सूल फ्रूट इन कैप्सुला। पीवाईक्यू डोमिनेंट एपिस्टेसिस पे आया है, हमसे बढ़कर कौन पे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पर नहीं है। मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन हो सकता है, इग्नोर मारो। ठीक है, माथा मत मारो अपना जबरदस्ती। क्लियर? डुप्लीकेट जीन्स नहीं। मैं कहता हूं जो फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स दिया है ना, तो इस एग्जाम्पल पर एक और एक इंटरेक्शन है, वो लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल क्या कर दिया जाए? रिपीट। वो लिखना जरूरी बनता है। कहां लिख रहे हो? बहरे गूंगे पर?
ओए होए। जब दोनों साथ आ गए तो इफेक्ट बढ़ गया, यानी ए और बी का इफेक्ट कैसा है? एडिटिव। यहां पॉलीमरिक जीन को क्या बोलोगे? इनके हाथ लगा रहे हैं, टांगनी अड़ा रहे हैं, इफेक्ट कैसा है? एडिटिव, क्युमुलेटिव इफेक्ट है। ए और बी आए साथ में तो इफेक्ट बढ़ गया, ए अलग रहे बी अलग रहे तो इफेक्ट अलग होगा, और दोनों नहीं आए तो अलग। रेशियो आएगा 9:6:1। ए और बी बराबर इफेक्ट करते हैं, लेकिन जब साथ में आएंगे तो इफेक्ट बढ़ा देंगे। ये पॉलीमरिक जीन्स हैं। हो गया ये लास्ट वाला? अरे ये फोर्थ वाला। हो गया ना? हटाएं। हमने वर्ड लिखा पीछे, ये वाला क्या लिखा है? genes present on the same chromosome may not assort independently, they tend to inherit together। क्या लिखा है? may not assort independently। कौन से करेक्टर जो सेम क्रोमोसोम पे हैं? एग्जाम्पल दिखाऊं? ये देख, इधर देखो, क्रोमोसोम नंबर 7 पर देख और फर्स्ट पर देख। मेंडल ने कौन सा क्रॉस पढ़ा? डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। उसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से लिए? सीड कलर और सीड शेप। बच गया। अगर उसने दो कैरेक्टर पढ़ते समय स्टेम हाइट और पॉट शेप, या पॉट शेप और फ्लावर पोजीशन साथ लिए होते, तो उसको क्या मिल सकता था? लिंकेज। क्या मेंडल को लिंकेज मिला है? नहीं मिला। ठीक है।
फॉर्चुनेटली मेंडल डिड केम अक्रॉस द लिंकेज। फिर से सुनो, ये क्यों बोला मैंने, वो ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन देखो, उसको समझिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाहता है। कई बार क्वेश्चन इंडिकेट करता है एक नए कंसेप्ट को। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि जिस गार्डन पी में हम लोग लिखा करते हैं 2n = 14 क्रोमोसोम, कितने, 14 क्रोमोसोम, यानी गैमीट में कितने क्रोमोसोम, 7। बोल रहे हैं गैमीट में 7 क्रोमोसोम है। तो वो ये कह रहे हैं कि दैट अगर मानो कि गार्डन पी के गैमीट में 6 ही कैरेक्टर होते, कितने, सॉरी 6 ही क्रोमोसोम होते, तो कौन सा लॉ डिस्कवर नहीं होता। अप्रोच लानी है बेटा, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमें वो अप्रोच चाहिए। कौन सा लॉ नहीं हो पाता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसा आपने क्यों कहा, आपने क्यों कहा कि अगर 6 ही क्रोमोसोम होते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं पढ़ा जाता, एनी रीजन। क्योंकि बच्चे क्या कह रहे हैं, सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सीड शेप एक करेक्टर है जो क्रोमोसोम नंबर 7 पर है। अगर 7th क्रोमोसोम नहीं है तो सीड शेप का करेक्टर वो कैसे पढ़ता। क्या ये सही है एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर सीड होगा तो शेप तो होगा, 7th क्रोमोसोम पे नहीं होगा, किसी और पे होगा, और जैसे ही वो किसी और पे होगा तो क्या हो सकता है, लिंकेज। समझे कि अगर मेंडल का ये करेक्टर सीड शेप 7वें पे ना होकर किसी और क्रोमोसोम पे होता, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो जाते, कम हो जाते, तो हो सकता है मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं पढ़ पाता और मेंडल क्या क्या देख लेता, लिंकेज। आई बात समझ में, मैं लिख रहा हूं वो ताकि आगे लिंकेज वाली बात पर हम पहुंच जाएं। उस क्वेश्चन के आंसर तक ही पढ़े, आगे लिंकेज रिकॉम्बिनेशन आज मेंडल को फेल करके मानना है। इफ गार्डन पी was 2n = 12 or lack 7th chromosome in gamete, Mendel wasn't able to tell, क्या नहीं बता सकता था वो, एक डोमिनेंस, 2 सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फोर्थ फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड। बताओ वो क्या नहीं बता सकता था, अभी आंसर बता तो दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बता सकता था। एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, तगड़ा। अब क्वेश्चन में कुछ भी बातें करते हैं, लोगों ने कहा अरे 7वें क्रोमोसोम पे ना सीड शेप होता है, इसलिए अगर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ना चाहता था, सीड शेप उसका करेक्टर था, सीड शेप 7वें क्रोमोसोम पे, तो 7वां क्रोमोसोम नहीं होगा तो सीड शेप का करेक्टर नहीं होगा, इसलिए लॉ नहीं होगा। अबे तो करेक्टर कहीं और होगा, समझे, सीड तो है ना, सीड का कलर भी करेक्टर है,
तो क्या सीड का शेप नहीं होगा, किसी और जगह होगा, बाकी बचे 6 क्रोमोसोम पे होगा, लेकिन चांस क्या हो जाएगा तब, लिंकेज का। क्लियर? तब चांस ये पॉसिबल है कि मेंडल किसके आजू बाजू पहुंच जाता, लिंकेज के आजू बाजू पहुंच जाता। इसीलिए ये बात थोड़ी सी अलग तरीके से समझनी चाहिए कि मेंडल ने अगर लिंकेज नहीं पढ़ा है तो उसका फायदा हमें मिला। कब पढ़ोगे लिंकेज, जब एक करेक्टर है या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड में या डायहाइब्रिड में, किस में बच गया, डायहाइब्रिड में। मोनोहाइब्रिड की तो सवाल ही नहीं हो रही ना। मेंडल डिड डायहाइब्रिड क्रॉस but didn't came across linkage. लेकिन लिंकेज नहीं होता। मेंडल डिडेंट केम अक्रॉस लिंकेज, और अगर लिंकेज के अक्रॉस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं बताता हूं ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में करेक्टर के नाम बोल, कौन कौन से हैं? एक करेक्टर है सीड कलर, क्रोमोसोम का नंबर बोल 1, और दूसरा करेक्टर है सीड शेप, क्रोमोसोम का नंबर बोल 7। कैसे क्रोमोसोम है, डिफरेंट क्रोमोसोम। जब इनके इनके क्रोमोसोम ही क्या है, डिफरेंट, इनके क्रोमोसोम ही कैसे डिफरेंट है, सॉरी, तो ऑब्वियसली इनमें लिंकेज होने के चांस क्या होंगे, कम, सॉरी नहीं होंगे। अब हमें एक्सप्लेन करना होगा लिंकेज, राइट। जो ज्यादा चतुर बने उससे वो क्वेश्चन पूछो, आंसर दे दे तो बोलना एक्सप्लेन कर। बात समझ में आई क्या? जो इसका आंसर दे दे और अगर बोले ए एनसीईआरटी में नहीं, तो फिर तो रहने ही दे, उससे पूछना ही नहीं है, वो इस लायक ही नहीं, वो तुम्हारे प्रश्न के लायक नहीं है। समझे? ये भी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कौन किस क्वेश्चन के लायक है। मैं पेपर बनाऊं तो मैं ये सोच के पेपर बनाऊंगा कि तुम वो पेपर कर लो, ये सोच के नहीं बनाऊंगा कि तुम वो पेपर ना कर पाओ। आई बात समझ में? ठीक है, तो यानी ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पेपर वो मतलब सवाल वो जो उनके लायक हो, ऐसा। तो उनसे जैसे ही वो एक्सप्लेन करे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं बोलना, हाँ ठीक है रहने दे, उसको ऐसे बोलना मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा कोई क्वेश्चन था पुराना, ऐसे बोलना, फिर पूछना। फंडामेंटल जरूरी है भाई। चलो एक लाइन लिख देते हैं, फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, काय का एग्जाम्पल है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। का आंसर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, लगा दिया, राइट। ये है बात। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, पूरा ड्रोसोफिला की कहानी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग पढ़कर आइए। जहां पर क्रोमोसोम मैप खत्म होते हैं एनसीईआरटी में, वहां तक पहुंचना है, राइट। हाँ 2:30 बजे ये। थैंक यू। कहाँ हो भाई?